TDS under section 194C is applicable when point number 1, the amount of individual contract exceeds the amount of individual contract exceeds 30,000 exceeds rupees 30,000, or the total contracts or the total contracts exceeds rupees 1 lakh exceeds rupees 1 lakh. In given case, for fifth contract, in given case for fifth contract, as on 29th Jan 2019, as on 29th Jan 2019, is more than rupees 30,000, and the total of all contracts during the year exceeds rupees 1,10,000 exceeds rupees 1,10,000. Therefore, Sir, exceeds rupees 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh येईल ना? exceeds rupees 1 lakh exceeds rupees 1 lakh. Therefore, TDS is applicable under section 194C. Therefore, TDS is applicable under section 194C on rupees 1,10,000. On rupees 1,10,000, at the rate of at the rate of 2% in brackets, since Vilambit Limited
is a company. Sir, since Since Vilambit Limited, ये नाम उसका, Vilambit Limited is a company. नीचे लिखा 194 सी TDS, 194 सी TDS 1,10,000 into 1,10,000 into 2%, so 2,200. सेकेंड केस में बता। सर सेम इसको एप्लीकेबल होगा सर। सर नहीं होगा क्योंकि नहीं 1 लाख होगा। के ऊपर नहीं गया सर। क्यों, ये तो 4,000 ही है ना। टोटल तो टोटल की तो एक्सीड होगी। टोटल और 70 इंडिविजुअल भी 30,000 के एक्सीड अरे हाँ, मुझे लगा सर 35,000 नहीं 5,000 ही सर। 70,000 और हाँ, 74,000 ही है, तो Yes, TDS नहीं आएगा। हाँ, तो नेक्स्ट लाइन पे लिखो, if fifth contract is worth if fifth contract is worth rupees 4,000, then the total billing सर जरा रिपीट करो ना सर। since the fifth contract is worth rupees 4,000, the total billing during the year is rupees 74,000. Since the total billing is 74,000, TDS is not applicable under section 194C. Got it? Clear? Eighth question. यस सर।
अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जो आपको तभी भी थोड़ा ये सेक्शन 194 डी ए थोड़ा परेशान किया था तभी। तो लेट अस सी सेक्शन 194 डी ए। अभी 194 डी ए किसके लिए है? इंश्योरेंस का पैसा मिला, एंड इंश्योरेंस का पैसा मिला तो टीडीएस कभी आता है? मैच्योरिटी के अगर डिफरेंस मैच्योरिटी के टाइम। और एंड उसमें कंडीशन क्या है, कभी टीडीएस कट होगा, मतलब कभी टैक्स डिडक्शन रिक्वायर्ड है? 10% से ज्यादा जितना One पे lakh से किया और जितना insurance मिला, उसका डिफरेंस अगर 1 लाख से ज्यादा है तो मैच्योरिटी हाँ, अमाउंट का डिफरेंस अगर 1 लाख से ज्यादा है देन यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, बराबर। एंड अगर डिफरेंस 1 लाख से कम है तो वहां पे टीडीएस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, दैट इज वन। सेकेंडली, ये 1 लाख मतलब क्या? तो 1 लाख इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ मच अमाउंट यू हैव पेड एंड हाउ मच अमाउंट यू हैव रिसीव्ड, करेक्ट? एंड दैट अमाउंट रिसीव्ड विल इंक्लूड बोनस आल्सो। तो बोनस मिलके आपको कितना पैसा मिला, लेस आपने कितना प्रीमियम पे कर दिया। ये जो प्रॉफिट एलिमेंट है, अगर ये प्रॉफिट एलिमेंट अगर 1 लाख के ऊपर गया तो टीडीएस कट होगा, मतलब टैक्स डिडक्शन होगा अंडर 194 डी एट द रेट ऑफ 5%. So let us look at the sum so that after this sum I'm sure your doubts will get cleared. Yes, Mayuri, पढ़ो ये question. Examine the applicability of the provision for the tax deduction at source under section 194DA in the following cases. Mr. X, a resident, is due to receive 4.5 lakhs on 31st March 2020 towards maturity proceeds of LIC policy taken on 1st April 2017, for which the sum assured is rupees 4 lakhs and annual premium is rupees 1,10,000. अभी मतलब पहले केस का देख लेते हैं। पहले अभी देखो, मेरा एनुअल प्रीमियम 1,10,000। अभी पॉलिसी कभी लिया? 17 में लिया, मतलब 2012 में लिया तो 10% रिस्ट्रिक्शन है। पॉलिसी अमाउंट है 4 लाख। 4 लाख पे मैक्सिमम आप 10% मतलब 40,000 प्रीमियम भर सकते हो, बराबर। भरा कितना है? 1,10,000 से बहुत ज्यादा भर दिया तो एक तो वायलेशन हो गया, तो अमाउंट टैक्सेबल होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? अमाउंट टैक्सेबल होगा। हाँ, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस सर। अभी सेकंड पॉइंट, टीडीएस कट होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या चेक करना है? अमाउंट कितना मिला। अभी देखो 4 लाख का भले ही पॉलिसी है लेकिन आपको कितना मिला? 4.5 लाख मिला। अभी 4.5 लाख किधर से आया? तो आपको बोनस भी मिला रहेगा। हाँ, वो लिखा नहीं उन्होंने, बट टोटल मिलना है 4,50,000, मतलब हम लोग अमाउंट रिसीवेबल कंसिडर करेंगे 4.5 लाख। अभी प्रीमियम मैंने टोटल कितना भरा देखो, 17 में मैंने पॉलिसी लिया है। कितने साल का ये है? मैच्योरिटी है 31 मार्च 20 का। तो व्हाट आई डू इज 3 साल 1470 31 मार्च 18, ये 1 साल हो गया। फिर 31 मार्च 19 को 2 साल होगा, एंड 31 मार्च 20 को 3 साल होगा। ये तो सब लोग एग्री हो गए। टोटल प्रीमियम पेड कितना होगा इधर? 3,30,000 3,30,000 करेक्ट। हाँ, एंड अमाउंट रिसीव्ड कितना है? 4,50,000। यस आएगा। 4,50,000। तो नेट गेन कितना हुआ? सर 1,30,000। अभी समझ में आ रहा है? 1 लाख के ऊपर गया तो टीडीएस कट होना है बराबर। at the rate of 5%. 5%। 6,000 Hopefully now this provision is clear, right? सर। वो जो दूसरा वाला बताया, सर, वो एटीसी में अपन ने सीखा था, वो अभी टैक्स होएगा?
तभी टैक्स होगा। देखो जिस टाइम मैच्योरिटी होगा तभी टैक्स होगा, एंड उसको तीनों साल चैप्टर 6 में डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। अरे सर ये टेबल कौन बजा रहा है सर पीछे? मेरे इधर नहीं आ रहा फैन का आवाज रहेगा, फैन का। है, मेरे इधर से नहीं आ रहा सर, कसम से। कंटिन्यू आ रहा है यार, मेरे इधर से नहीं आ मेरे रहा, को भी आ रहा है, मेरे को भी आ रहा है। मेरे को भी आ रहा कंटिन्यू आ रहा है। है टेबल का आवाज आ रहा है। अजीत में बहुत खराब हो। सर फैन का आ रहा है, फैन का आवाज। वो कभी कभी कट कट ऐसा आता रहेगा वो शायद। मेरे इधर से नहीं आ रहा। कंटिन्यू कैसा आएगा रे? म्यूट करो, म्यूट करो। मेरा फैन का आवाज आता है तो म्यूट करने का। मैं भी विदाउट फैन बैठता हूँ अगर आवाज ज्यादा हो। ओके, यस। तो ये पॉइंट समझा। 3 साल का पॉलिसी था, 3 साल में मिलके मैंने प्रीमियम भरा 1,10,000 इंटू 3, सो हो गए 3,30,000। अमाउंट रिसीव्ड पॉलिसी के अगेंस्ट मिल गया 4,50,000। हमने कंडीशन देखा 4 लाख के 10% से ज्यादा हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ये अमाउंट टैक्सेबल होगा। मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होगा तो हमें चेक करना है नेट गेन कितना हुआ। नेट गेन 1 लाख के ऊपर गया तो टीडीएस आएगा 194 डीए के अंदर 5%। Hopefully this point is clear. यस सर। सर वो बाकी का टैक्स कब लगेगा? वो 40,000, 1,10,000 माइनस 40। वो तो रिटर्न फाइल करने के लिए। वो उसी साल लग जाएगा ना सर, जिस साल हाँ। फाइल कर, और वो उसको हर साल लगता रहेगा ना। मतलब एटीसी में तो सिर्फ 40,000 ही ले पाएगा ना डिडक्शन, जैसे है ना 10% 4 लाख का तो Yes. 40,000, और बाकी का जो एक्सेस जा रहा है वो हर साल लग ही रहा है उसको टैक्स। हाँ, अच्छा, टैक्स लगेगा या उस पर टैक्स नहीं लगेगा, सॉरी मतलब वो आ रहा है डिडक्शन ना। नहीं मिलेगा। हाँ, डिडक्शन नहीं मिल रहा उसका वैसे, हो जाएगा ना कंसीडर। हाँ मतलब फायदा नहीं मिल रहा उसको वैसा। हाँ, ये देखो सर ये ना मीन्स जो थोड़ा है, थोड़ा थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली इतना कोई देता नहीं है। एंड आप मेरे तो आई हैवंट सीन सो मेनी आई हैव सीन पॉलिसीज, बट ऐसा पॉलिसी मैंने देखा नहीं 2 साल का 3 साल का। आपने देखा रहेगा तो अच्छा है। मतलब सर कैसा 2 साल, एलआईसी मतलब 2 साल पॉलिसी 2-2 3-3 साल का देखा है आपने? नहीं ना, वो नहीं सर मतलब इतना कम से छोटा, कम तो 10 इतना साल छोटा पीरियड का 12 रहते हैं। 15 एंड साल का वैसे रहता भी है। एलआईसी आपको ज्यादा, एलआईसी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उनको ज्यादा पैसा मिलता है इसलिए। अगर 2 साल में मैं 3 साल में मैं 3.5 लाख भर के 4 लाख ही डेथ बेनिफिट है, तो मैं इससे अच्छा एफडी में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दूं ना। हाँ बराबर बराबर। आप बेनिफिट कभी बोलोगे जब भी मैं कुछ 40,000 सालाना भर रहा हूँ एंड 10 साल का पॉलिसी है, एंड सपोज मेरा डेथ सेकेंड ईयर में हो गया एंड मुझे सीधा 4 लाख मिल गया, तो आई कैन कंसिडर ना मुझे गेन हुआ। बरोबर। तो इसके लिए इतना छोटा पीरियड का पॉलिसी जनरली नहीं होता, बट होता ही नहीं ऐसा भी नहीं है, होता है लेकिन चांसेस कम है। तो अगर ऐसे हुआ तो फिर अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सर ये जो 70,000 होगा, मतलब 1,10,000 और ये 40,000 का डिफरेंस, इसका क्या करेंगे सर? उसका कुछ नहीं करेंगे, वो तो डिडक्शन नहीं मिल रहा है ना सिर्फ। ओके, मतलब वो सर वो उसको, इनकम ओके ये तो टैक्सेबल है ही लॉस नहीं है। ना। इट इज जस्ट दैट योर डिडक्शन हैज रिड्यूस्ड। इनकम टैक्सेबल नहीं हो रहा है, मतलब इट इज नॉट टैक्स्ड एज इनकम, ओनली थिंग इज योर डिडक्शन का अमाउंट कम हो गया। नहीं सर 40,000 ही मिलेगा, 70,000 लैप्स हो जाएगा। हाँ अरे बाप, ओके। देखो हाँ फिर भी बराबर। अमाउंट इतना नुकसान आपका ज्यादा नहीं है। देखो आप थोड़ी 4,50,000 पे टैक्स भर रहे हो फाइनली भी। फाइनली आप टैक्स किस पे भरोगे, 1,20,000 पे ही भरोगे ना। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तभी भी कौन सा अमाउंट पे टैक्स आएगा, 1,20,000 पे ही आएगा, सिर्फ बस चला जाएगा। सर आवाज कर, क्या चला जाएगा? स्लैब वाइज आएगा। हाँ हाँ हाँ। हम्म? तो फर्स्ट केस क्लियर है सबको? ये उधर कुछ वर्किंग लिख के रखना है तो लिख के रखो, इवन दो इट इज गिवन इन नोट, बट हाँ सर लिख के रखते हैं सर। लिख के रखो।
हो गया सर। डन। हाँ सर। चलो सेकंड ट्रांजैक्शन। यस मवी। Mr. Y, a resident, is due to receive rupees 3.25 lakhs on 31st March 2020 on LIC policy taken on 31st March 2012, for which the sum assured is rupees 3 lakhs and the annual premium is rupees 35,000. तो ये अमाउंट, ये इसको क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? देखो पॉलिसी कभी लिया सर 31/3/2012 को, मतलब 1/4/12 के पहले लिया है, मतलब उसको सर 12 के पहले कैसे लिया है? 20% 1/4/12 के बाद भी लिया है। सर 20% आएगा ना इसमें? हाँ, तो 1/4/2012 के पहले है तो 20% आएगा। तो 3 लाख का 20% कितना होगा? सर 1/4 के पहले कैसे है? 31 मार्च 12 आशीष, हाँ यार, मैं नहीं सिखाऊंगा। तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? 3 लाख का 20%। 3 लाख का 20% कितना होगा? 60,000। 60,000। तो 60,000 would be considered as eligible premium paid। तो इसने भरा 35,000, मतलब विद इन लिमिट है, बराबर। हाँ हाँ है। मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। नहीं होगा, तो टीडीएस नहीं है। सर अगर भले 1 लाख के ऊपर चला जाता फिर भी ना, फिर भी नहीं होगा। कितना भी होने दो, 10 लाख का भी पॉलिसी होने दो, नहीं तो हर एक पॉलिसी टैक्सेबल होगा ना। हाँ बराबर सर। सर जरा इसके पहले में नोट लिखवा दीजिएगा ये सर, हाँ, ये बहुत सेकंड लाइक वाला का। नोट लिखा देंगे प्लीज सर। हाँ, ये आंसर दिया है। अच्छा आंसर तो दिया है राजेश। अरे हाँ यार, आंसर दिया है। बराबर, सॉरी सर, मेरे को लगा सर ये नहीं दिया है। भूल गए सर, आंसर है इस नीचे। इसके मैं देके रखा हूँ, मतलब इसमें बहुत नोट देने में टाइम जाएगा ना। हाँ बट आप रीड करो है लेक्चर के बाद, नहीं तो मतलब नहीं, मैं इतना एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, हाँ यस। वर्डिंग में वही दिया है, बट वो रीड करना इम्पोर्टेंट है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि 3 लाख का 20% तक प्रीमियम पेड इज अलाउड। आपने 60,000 तक का प्रीमियम भरा रहता तो चलता, उसने 35 भरा है, तो यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। ऑलराइट, अभी थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या हुआ देखो, जेड के केस में। Mr. Z, a resident, is due to receive rupees 95,000 on 1st August 2019 towards the maturity proceeds of LIC policy taken on 1st August 2013, for which the sum assured is rupees 90,000 and the annual premium is rupees 12,000. तो इधर क्या होगा? इधर लिमिट तो आपने क्रॉस कर दिया, बिकॉज 1813 का पॉलिसी है। तो 1813 का पॉलिसी मतलब आफ्टर 1/4/2012, तो उधर आप कितना प्रीमियम भर सकते हो? 10% तक ही भर सकते हो, बराबर। यस सर। तो 90,000 का 10% कितना होगा? 9,000. 9,000। एंड आपने भरा कितना? 12. 12,000। 12 तो फिर मतलब अभी। आपने वायलेट कर दिया, यस सर। अमाउंट टैक्सेबल होना चाहिए, बराबर। लेकिन 1 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है। 1 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं। आर यू गेटिंग दिस? तो पहला तो आपको चेक करना है कि ये 10% के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अभी हमने देखा कि 10% के ऊपर जा रहा है, बट रूल क्या है? 194 डीए का टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ये अमाउंट 1 लाख के नीचे है। तो सिंस दैट अमाउंट इज लेस देन 1 लाख, आपको कितना मिला? सिर्फ 95,000 मिल गया। तो मैच्योरिटी अमाउंट इज लेस देन ₹1 लाख, तो इसके लिए आपको यहाँ पे टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख के ऊपर गया रहता तो आपको टीडीएस कट करना पड़ता, लेकिन कौन से पोर्शन पे? जितना प्रॉफिट एलिमेंट है
उसके ऊपर आपको टैक्स रिडक्शन करना पड़ेगा। नेट गेन के ऊपर। फिर सेकंड वाले केस में अगर सेकंड वाले केस में नहीं जा रहा है एक्चुअली, सेकंड वाले केस में क्या? सिर्फ 10,000 का डिफरेंस है, मतलब दोनों चीज सेटिस्फाई हो गया। मतलब आपको ये भी देखना है कि मैच्योरिटी वैल्यू 1 लाख के ऊपर है, जो पहले केस में था सेकंड में भी था, थर्ड में नहीं था, तो थर्ड में आपको टीडीएस नहीं है। लेकिन ये भी होना चाहिए कि आपका प्रीमियम का वायोलेशन होना चाहिए। तो प्रीमियम पेड का वायोलेशन हुआ, पहले में हुआ, इसके लिए पहले में टीडीएस आया, सेकंड में वायोलेशन नहीं हुआ तो वहां पे टीडीएस नहीं है। मीन सर फर्स्ट वही कंडीशन चेक करना है, बाद में 1 लाख का वो तो बाद में। हाँ, यस यस सर, आप पहले ये लिख सकते हो 1 लाख डायरेक्टली, दैट इज नॉट रॉन्ग कि 1 लाख के नीचे है तो टीडीएस नहीं आएगा, दैट इज फेयर इनफ। बट आपको समझने के लिए मैंने ये पॉइंट भी दिखाया कि 10% भी चेक करना है, 1 लाख भी चेक करना नहीं नहीं सर, अब अच्छा बराबर। यस सर वो मुझे ना पहले लग रहा था कि नेट गेन 1 लाख से ज्यादा रहेगा तो टीडीएस आएगा, नहीं, नहीं, बट यहाँ पे 1 लाख मैच्योरिटी के ऊपर, प्रोसीड्स हाँ प्रोसीड 1 लाख के ऊपर होना चाहिए, लेकिन टीडीएस टैक्स कट किस अमाउंट पे होगा तो वो नेट गेन गेन पे के होगा। ऊपर होगा। गेन पे होगा। तो अरे टीडीएस इज नहीं सर, एप्लीकेबल ऑन गेन, बट 1 लाख का कंडीशन इज फॉर मैच्योरिटी अमाउंट। ओके सर। So hopefully now 194 DA is clear. एकदम I like this example. सर सर हाँ, मीन्स मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख से ऊपर जाना चाहिए। मैच्योरिटी अमाउंट, हाँ डिफरेंस जाना चाहिए नहीं, ना सर। डिफरेंस जाना चाहिए। नहीं डिफरेंस नहीं, जाना चाहिए ना सर। टीडीएस जो है वो डिफरेंस पे होता है। देखो पहले एग्जांपल में हमने क्या देखा, डिफरेंस निकाला है, डिफरेंस पे टीडीएस कट किया, बराबर। हाँ बराबर, हाँ हाँ, लेकिन मैच्योरिटी वैल्यू जो था 4,50,000 दैट वाज मोर देन 1 लाख, मतलब वो तो है ही, तो चेक करने की जरूरत नहीं है वो। लेकिन जो टीडीएस का पोर्शन है दैट विल ओनली बी ऑन गेन एंड नॉट ऑन एंटायर 4,50,000। हाँ बराबर। हाँ, तो गेन आप एक सिंपल रूल चाहिए तो वहां पे लिख के रखो, टीडीएस विल बी एप्लीकेबल ऑन गेन if maturity amount exceeds 10%, sorry, if maturity amount exceeds 1 lakh. TDS will applicable on On net gain net if maturity value exceeds 1 lakh, and वो condition तो है, maturity value exceeds 1 lakh and premium paid is more than the specified limits. premium pay सर वो भी लाइन लिखवा के दी। Premium paid is TDS is applicable on net gain if maturity value exceeds rupees 1 lakh and premium paid is more than the specified limits. अभी specified limits मतलब आपको याद है तो मैं वापस लिख के नहीं देता। हाँ यस सर, यस सर। 2012 के पहले 20%, यस सर, 2012 के बाद 10%, 1/4/2013 हैंडीकैप पर्सन के लिए 15%। yes. वो बराबर। जा next question पर। जाते Okay. Calculate the amount of tax to be deducted at source on payment made to Ricky Ponting, Australian cricketer, by newspaper for contribution of articles ₹25,000. हाँ, अभी देखो ये 194E सेक्शन याद आ रहा है? यस सर। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, बराबर। तो नॉन रेसिडेंट में रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है एंड ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट प्लेयर है, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया का स्पोर्ट्स पर्सन। तो ऑस्ट्रेलिया का स्पोर्ट्स पर्सन है
तो TDS 194E में होगा at the rate of 20%. But since the person is a non-resident, याद रखो मैंने आपको बताया था जो सेस कंपोनेंट है वो सिर्फ किस किस को लगता है, सैलरी वाले को एंड नॉन रेसिडेंट. सेम रूल अप्लाइज फॉर सरचार्ज ऑल्सो. सरचार्ज भी किसको एप्लीकेबल होगा TDS पे, सैलरी वाले को एंड नॉन रेसिडेंट. अभी ये केस में सरचार्ज एप्लीकेबल होगा क्या, मुझे बताओ रिकी पॉन्टिंग को. हाँ होगा ना. 25,000 पे नहीं, मतलब हाँ सर अमाउंट पे नहीं होगा सर. अमाउंट देख के देखो, सरचार्ज तो आपको अमाउंट देख के डिसाइड करना हाँ पड़ेगा. बराबर बराबर वो तो लेकिन सेस तो हर एक अमाउंट पे लगता है, सेस तो ऑलवेज लगेगा. सेस विल बी एप्लीकेबल ऑलवेज, बट surcharge will be applicable if मतलब a company is making payment to Ricky Ponting more than 50 lakhs. 50 लाख क्यों समझा ना? ये सर वो तो सरचार्ज का लिमिट है ना. तो 50 लाख के ऊपर पेमेंट कर दिया तो उसको सरचार्ज लगेगा. एंड ये इंडिविजुअल एंटिटी देखेगा. मतलब ये मैं उसको पूछने नहीं जाऊंगा तुझे बाकी वो कंपनी ने कितना दिया, इसने कितना दिया, उसने कितना दिया, वो मैं नहीं देखूंगा. I'll look from my perspective that how much amount I am paying, accordingly I will decide. मतलब सर TDS पे भी सर क्या TDS पे भी सर ये सेस और सरचार्ज रखा है मतलब. हाँ मैंने बोला था ना तभी सैलरी के टाइम हम लोग करते थे ना, सेस ऐड करते थे. हाँ बराबर. हाँ हाँ यार, हाँ सैलरी एंड नॉन रेसिडेंट ये दोनों के, बाकी के लिए नहीं. क्योंकि देखो ये दोनों में प्रिसाइज TDS कट होता है, टैक्स कट होता है. बाकी केसेस में हम लोग एडहॉक बेसिस पे करते हैं. हाँ बाकी सब में एक जनरल रेट कर देते हैं 10%, 2%. तो वो अप्रोक्सीमेशन है, तो बैलेंस तो उसको भरना ही है. एंड ऐसा मत खुश हो जाओ कि आपको सेस से छुटकारा है, सेस तो आपको भरना ही है, बट वो ईयर के एंड में कैलकुलेट करके भरोगे. सर अगर कोई अलग पर्सन से मिला उसको अवार्ड या कुछ भी कैश रिवॉर्ड, तो वो भी ट्रांजैक्शन पे अलग से सेस लगेगा. हाँ हर एक ट्रांजैक्शन पे अलग अलग सब पे सरचार्ज और सेस. हाँ लेकिन सरचार्ज लकीली क्या होता है हर एक पे नहीं लगता, बिकॉज हर एक जन क्या 50 लाख के ऊपर आपको 50 पे लाख नहीं करेगा. हाँ हाँ कर. तो आप उधर से बच जाओगे, लेकिन सेस से तो आप नहीं बच सकते. ओके. बट देखो सर सेस से मतलब कुछ नुकसान नहीं है. देखो सेस तो आने ही वाला है ना आपको. हाँ सर, बट वो इन टोटलिटी आना चाहिए ना. हाँ वो है, लेकिन दे आर इंश्योरिंग कि गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट हो. अभी ये आपके मन में डाउट रहेगा कि बेचारे ने इतना इनकम कमाया तो क्या होगा. कि सपोज रिकी पॉन्टिंग ने इतना इनकम कमाया, बाद में वो इंडिया में आया ही नहीं, तो उसको कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ रिटर्न फाइल कर देना है एंड ही हैज टू क्लेम दैट एज रिफंड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नो. अज्यूमिंग कि आप रिकी पॉन्टिंग हो, तो आपका इतना इनकम हो गया सपोज, एंड आप चले गए ऑस्ट्रेलिया. तो अगर रिकी पॉन्टिंग को ये अमाउंट वापस चाहिए, रिफंड क्लेम करना है, तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा मेरा एनुअल इनकम 25,000 है. टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा ही नहीं 2.5 लाख के नीचे. TDS कितना हुआ 5,200. तो बराबर हाँ तो 4. 5,200 वो रिफंड क्लेम करेगा. ओके. वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. ओके सर. तो पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, बट उसके लिए सम प्रोसेस है, आपको रिटर्न फाइल करके फिर वो रिफंड क्लेम करना पड़ेगा. यस. क्लियर सब डाउट्स? नहीं सर, अभी इसका TDS अगर 2.5 लाख भी, सॉरी 1 लाख जाता तो भी रिफंड मिलता क्या रिटर्न भर के? हाँ एनुअल इनकम देखो TDS कट होना ये एक पार्ट है, एंड इनकम टैक्स आना या ना आना ये दूसरा पार्ट. हाँ तो इनकम टैक्स में कितना टैक्स आएगा अल्टीमेटली, तो वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा रिटर्न. एनुअल इनकम देखना Yes. पड़ेगा उसका. यस
Yes. सर वो आप एक बताए ना आपने अभी आपने कि सैलरी एंड नॉन रेसिडेंट को ही लगता है ये सेस और सरचार्ज, बाकी लोगों को टीडीएस पे सेस और सरचार्ज नहीं लगता है। नहीं तो लगता। आपने मतलब क्या रीजन बताया उसका, कैसा क्यों किया मतलब? देखो क्योंकि हाँ हाँ, नहीं आप ही बताओ। सैलरी के केस में कैसे होता है, पर्सन का दूसरा कुछ इनकम नहीं होता है ना, हाँ मतलब चांसेस है कि उसका लगभग दूसरा कुछ हाँ। इनकम नहीं है, यही उसका फाइनल टैक्स है। तो अगर उसमें सेस रख दिया तो एम्प्लॉय को वापस सेस भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा। भरना, अगर सेस कट नहीं किया तो भरना पड़ेगा ना उसको पॉकेट से। हाँ एट द एंड तो भरना ही पड़ेगा उसको कैसे भी करके। अभी देखो अजीत, उनको जो सैलरी मिल रहा है उस पर अगर टैक्स कट किया, सेस कट ही नहीं किया तो क्या होगा, उनको रिटर्न फाइल करते हैं, ही हैज टू पे सरचार्ज सेस एंड फिर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बराबर हाँ। बरोबर, राइट सर। लेकिन ये सब झमेले में उनको डालना ही नहीं है ना एम्प्लॉइज को, तो वो क्या कर देते, सीधा सेस भी कट कर देते। तो नाउ इवन दो मिस्टर अजीत फाइल्स द रिटर्न और डज नॉट फाइल द रिटर्न, इनकम टैक्स के पास पैसा तो आ गया, हाँ वो भी है, सेस भी आ टैक्स तो गया कलेक्ट सर। हो गया। अभी रिटर्न फाइल नहीं भी किया तो ठीक नहीं है, बट इट्स ओके। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज टैक्स कलेक्शन, जो पहले हो चुका है, बराबर। राइट। तो इसके लिए दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट दैट यू आर कलेक्टिंग टैक्स, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। सो सेस पोर्शन कलेक्ट कर दिया तो देखो वापस उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है ना, यस सर यस। ये एम्प्लॉयज की सिंप्लीफिकेशन के लिए किया है। एंड दूसरा, नॉन रेसिडेंट बंदा अगर वापस इंडिया में नहीं आया तो मतलब चांसेस है कि आएगा ही नहीं ना। हाँ सर बराबर। अभी रिकी पॉन्टिंग मैच खेलने आया, वो थोड़ी ऐसे टाइम पास के लिए बार बार आते रहेगा हर 2 महीने में। आईपीएल हाँ मतलब एक्सेप्ट मैच ही वोंट कम ना, वही तो बराबर सर। बार बार वो नहीं आएगा तो रिटर्न फाइल करने नहीं आएगा, रिटर्न फाइल करने नहीं आएगा तो टैक्स पे करने नहीं आएगा, सीधी बात है। तो अभी जब भी मिला है तो सब टैक्स कलेक्ट कर लो पहले से, तो बाद में वो ना आए, रिटर्न फाइल ना करे, डिपार्टमेंट इज स्टिल फाइन। एंड देखो ऑनेस्टली बताऊं, रिकी पॉन्टिंग को अगर 1.5-2.5 लाख भी मिल गया ना, तो भी वो रिटर्न फाइल करने इधर आएगा नहीं, ये 20-25 हजार की। वो बात अलग है। वो हाँ सीधी बात है ना, वो थोड़ी रिटर्न फाइल करने के लिए वापस इधर आएगा, या उसको वो ऑस्ट्रेलिया के कोई कंसल्टेंट अपॉइंट नहीं कर सकता, उसको इंडिया के अपॉइंट करना पड़ेगा। उधर का अकाउंट्स अलग अलग रहेगा ना फाइलिंग हाँ से। सीधी बात। उधर वालों को कैसे पता चलेगा हमारे इंडिया में क्या तो चल इधर का अगर सीए अपॉइंट कर दिया या कोई सीए में अपॉइंट कर दिया जो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, उसका फी टीडीएस से ज्यादा है। रहा है। अरे हाँ हाँ नहीं। अब रिकी पॉन्टिंग को आप थोड़ी 2000 फी चार्ज करोगे। हाँ ना सर वो भी सही बात है। तो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट कलेक्ट्स मोर रेवेन्यू थ्रू दिस एक्टिविटी, तो दैट इज द इंटेंशन। सर, इसका टीडीएस कट होते समय पूरा कंपटीशन वगैरह ऐसा होगा क्या, डायरेक्टली कट करेंगे? डायरेक्टली जैसे फ्लैट हमारा रेट है ना, 20% फ्लैट रेट है। वो जो कंप्यूटेशन की हम लोग बात कर रहे हैं वो रिकी पॉन्टिंग करेगा, साल के एंड में करेगा, अभी नहीं। साल के आर यू गेटिंग दिस? जब ये लेकिन बाकी कॉन्ट्रैक्टर को, प्रोफेशनल को टीडीएस कट करते वैसा ही है ना, फ्लैट रेट से हम लोग टैक्स कट कर देंगे। लेकिन सर ये नॉन रेसिडेंट रिकी पॉन्टिंग अपना क्यों कैलकुलेट करेगा, कंप्यूट करेगा? क्योंकि टीडीएस कट हुआ इसके लिए। तो नहीं कंप्यूट करना तो इनकम टैक्स इज हैप्पी, गुड, गो देयर एंड स्टे सेफ हैप्पीली। नहीं, अभी ये 25,000 रुपए मिल गया इसको, इसने हाँ। इधर टीडीएस भर दिया, सेस आ गया, अभी ये गया, तो इसके बाद में कुछ जरूरत नहीं है ना इसको पे कुछ जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं ना। देखो वही बोल रहा हूँ, आने की जरूरत नहीं। 5,000 के लिए तो बिल्कुल सोचेगा भी नहीं, वो बोलेगा जाने दो। हाँ वही 5,000 के लिए थोड़ी वो किसी को अपॉइंट करेगा, रिटर्न फाइल करेगा एंड करते रहेगा, पैन ऑब्टेन करना है, सब कौन करते रहेगा इधर। हाँ पैन तो रिटर्न ऑब्टेन फाइल करना किया तो पड़ेगा। हाँ सिर्फ फायदा क्या है, रिटर्न फाइल कर दिया तो उसको रिफंड मिलेगा, मिल जाएगा। ओके हाँ बराबर, ठीक। समझा? तो रिटर्न फाइल करने का इतना ही फायदा है कि आपको ये अमाउंट रिफंड मिल सकता है। बट देखो तो एक्चुअली हाँ, वो भी सर इंडिया का एनुअल इनकम देखेंगे ना, वो लिमिट चेक करने के लिए, बाहर का तो चेक ही, तो मतलब ऑलमोस्ट करना चाहिए सर, क्योंकि अगर वो करेगा भी तो भी सर ऐसा भी हो सकता है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में भी आ जाए,
तो वैसा 5% ही लगे। यहाँ पे सीधा उन लोग सोच रहे 5 से 10 ही कमाएगा, 20% लिया, वैसे भी सर उन लोग ले लिए गवर्नमेंट पूरा बराबर से उसका। क्या करते हैं आईपीएल प्लेयर्स को, मेरे को लगता है इन लोग करते रहेंगे ऐसा सब कुछ, क्योंकि हाँ, इधर हाँ इन लोग करते तो रहेंगे उधर ना तो सर। कट होता ही है ना टीडीएस सीधा। एंड 20% से हो गया तो डिपार्टमेंट डजंट बॉदर कि उसको 30 लाख भी मिला, उनको हाँ 20% प्लस सेल्स मिल गया है ना, खत्म। फिर उनको दुख भी नहीं है कि अरे ये 10 लाख के ऊपर गया होता तो 30 मिलता, ये सब दुख नहीं। लेकिन सही है ना सर ये बेस्ट प्रोविजन है, ये मस्त निकाला प्रोविजन, एकदम हमारे लिए बाद अच्छा है, में। मतलब इनकम टैक्स के लिए अच्छा हाँ मतलब वो भी है। है, उसके रिकी के लिए अच्छा नहीं, हाँ मैं वही सोच रहा था सर हाँ बरा उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है सर। उसके लिए अच्छा है। बट देन अगेन सी इट इज नॉट इनजस्टिस ऑल्सो, तुम्हें फाइल करना है तो रिटर्न फाइल करो, हम लोग रिफंड देंगे। ऑप्शन दिया ही है, तुम करो। इनको तो लेकिन ज्यादा ही मिलता रहेगा ऑब्वियसली। हाँ, ज्यादा मिलता है तो प्रॉब्लम नहीं है। एंड देखो इनको तो 20-30 लाख भी हो गया है ना, लेकिन 30 लाख पे 20% हो रहा है ना टीडीएस। हाँ वो भी है। सपोज 30 लाख मिला किसी को, तो 30 लाख का 20% इज 6 लाख हो गया ना, प्लस सेस। हाँ तो गवर्नमेंट अच्छा खासा कमा रहा है रे। बराबर। तो ये नहीं सोचो कि 10 लाख के ऊपर 30% है तो गवर्नमेंट को कम मिल रहा है, और क्योंकि गवर्नमेंट पहले यूज भी कर लेगा ना सर वो पैसा। एक है। दूसरी बात, प्रोफेशनल का नेट इनकम टैक्सेबल होता है। हेलो, याद है ना बिजनेस प्रोफेशन में? अरे याद है कि नहीं सबको? यस सर। रिकी बॉन्डिंग प्रोफेशनल है तो उसका नेट इनकम टैक्सेबल होगा ना। टीडीएस किस अमाउंट पे हुआ बताओ? पूरा ये जो तो अमाउंट ग्रॉस पूरा मिला इनकम 30 पे ही लाख हुआ पे है। हुआ। एग्जैक्टली। तो अगर वो कैलकुलेट करेगा तो उसका टैक्सेबल इनकम में भी 15-20 लाख या 25 लाख तक ही आएगा ना। बराबर। लेकिन डिडक्शन यहाँ पे वगैरह लेगा टीडीएस तो। पूरे 30 लाख पे हो रहा है। हाँ समझा सर, ये तो मेरे को बहुत सही। इधर अभी हाँ वही ना, बहुत सही है। तो वो इनकम प्लानिंग वगैरह करेगा तो उसका कम कर सकता है, वो भी लास्ट ईयर फाइनल हाँ, मार्च वगैरह में। लेकिन अभी तो उसको कुछ ऑप्शन अभी दिया तो नहीं। उसको 20% प्लस 4% 20.80% से भरना ही। बराबर, वो भी है। अच्छा लगा। हाँ सर अच्छा है ये एकदम। बहुत दिमाग लगाया फिर इसमें। हाँ, तो ये सब, ये देखो इतना छोटा छोटा अभी 20-25-30 केस हम लोग जो लेंगे, उसका पर्पस है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो जरूरी नहीं कि हमेशा सेम आए, अलग अलग पूछते हैं। कभी 194 सी, कभी आई, कभी 194 ई, कभी 194 जे, अलग अलग सेक्शन पूछते रहे। तो इम्पोर्टेंट है आपको ये सब सेक्शन याद रखना, दूसरा अमाउंट याद रखना, तीसरा रेट याद रखना, एंड टीडीएस का कंप्लायंस का पार्ट याद रखना, जो मुझे लगता है अभी आप लोग करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11। यस, वैभव पढ़ो। Yes, sir. Mahanandi Limited has taken 3,000 square feet flat on rent from Yamuna Limited to set up its branch office. The rent payable to Yamuna Limited for the flat is 60,000 per month plus applicable service tax. Mahanandi Limited wishes to know whether tax is required to be deducted at source under section 194I from the gross amount of rent including service tax. Give your advice. रेंट 2,40,000 है। रेंट के लिए अभी लिमिट कितना हुआ? 2,40,000 का लिमिट। एंड यहाँ पे कितना है? ये 60,000 पर मंथ है, तो ऑब्वियसली लिमिट एक्सीड होगा, 7,20,000 जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है कि सर्विस टैक्स पे अभी जीएसटी है, लेकिन अगर सर्विस टैक्स पे क्वेश्चन है या जीएसटी पे क्वेश्चन है व्हाटएवर, तो सर्विस टैक्स कंपोनेंट पे, जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस आता है क्या? दैट इज द क्वेश्चन। नहीं सर। उस पे नहीं आता, परफेक्ट। On service tax or GST component, TDS is not applicable. It is applicable only on the rent part. तो रेंट है 7,20,000, तो 7,20,000 पे TDS आएगा। ऑलराइट, यस सर। 12th क्वेश्चन हमने देखा था लास्ट तो टाइम। इसका सर आएगा ना टीडीएस मतलब? टीडीएस नहीं, टीडीएस आएगा लेकिन एक्सक्लूडिंग सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स पे नहीं है उनका बराबर। झगड़ा चल रहा है कि सर्विस डिपार्टमेंट बहुत लालची हो गया, उसको सर्विस टैक्स पे भी टीडीएस चाहिए। तो अच्छा बराबर। राज कौन है?
सर मैं इसका हूँ मैं। और आशीष हाँ हाँ सर, निकाल दो सर, ये तो गलत आदमी है। इंटरनेट खत्म हो गया सर सर। ये गलत आदमी वो हटा वाले सर, मैंने उसको सर रिमूव करो मेरे सर, मोबाइल से मैंने लॉगिन किया था, वो तो इंटरनेट मत खत्म हो गया। सर, हाँ ठीक। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मत दो सर। तो इसका 10% से कट होगा ना, होगा तो हाँ यस। यस, पूरा 10% से कट होगा बिकॉज इट इज फ्लैट। फ्लैट के लिए टीडीएस रेट 10%। 7,20,000 पे आप उधर लिख के रखो चाहिए, तो 7,20,000 पे 10% से कट होगा। सर आप अभी क्लास में हो क्या अभी? अच्छा, वो दीवार बैकग्राउंड कलर देख। अरे वो पता नहीं, वो वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा। अच्छा। ट्वेल्थ लास्ट वाला याद है ना आपको, एयर वाला? यस सर। अभी अरे 13th क्वेश्चन देखते हैं। यस, अच्छा एयरपोर्ट होना। साक्षी पढ़ो 13th क्वेश्चन। ABC Limited took on sublease a building from J, an individual, with effect from 1/9/2018 on a rent of rupees 20,000 per month. It also took on hire machinery from J with effect from 1/10/2018 on hire charges of rupees 15,000 per month. ABC Limited entered into two separate agreements with J for sublease of building and hiring of machinery. The rent of building and hire charges of machinery for the previous year 18-19 were rupees 1,40,000 and 90,000 respectively, were credited by ABC Limited to the account of J in its books of accounts on 31st/3/2019. Examine the obligation of ABC Limited with regard to deduction of tax at source in respect of rent and hire charges. अभी देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन ओल्ड है, इसके लिए आंसर इसका अलग आएगा। करंट ईयर में इसका प्रोविजन आपको पता है, अभी करंट ईयर में लिमिट कितना है, 240 है, 194 हाई का। हाँ, एंड लास्ट ईयर तक इट वाज 1,80,000। तो ये 2020 के सॉरी 19 के पहले का क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर 18-19 में हमें लिमिट कितना देखना है, 1,80,000 का लिमिट देख। 1,80,000 का लिमिट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर हम लोग को 20,000 into 7 देखना पड़ेगा और 15,000 into 6। यस, तो 20,000 into 7 कितना एक्चुअली है? निकाल के दिया है इधर। निकाल के दिया ही है, बट आपको बराबर तुमने बोला 20,000 into 7 1,40,000 प्लस 15,000 into 6 दैट इज 90,000। अभी 194 आई में रूल क्या है, वेदर इट इज रेंट फॉर मशीनरी और वेदर इट इज रेंट फॉर बिल्डिंग, both should be added together and then the limit should be checked, right? तो ये दोनों ऐड करके हमें लिमिट चेक करना है। अभी दोनों ऐड करेंगे तो 140 प्लस 90 कितना आएगा? 230। 2,30,000 आएगा। एंड 2,30,000 आएगा तो यहाँ पे टीडीएस कट करना पड़ेगा। अभी कैसे कट करना पड़ेगा? हमें बिल्डिंग के रेंट पे 10% से कट करना है एंड मशीनरी के रेंट पे 2% से टैक्स कट करना है। अभी 1,40,000 रेंट किसका है? सर 240 क्रॉस नहीं हो रहा है ना, वो तो 180 के हिसाब से बता रहे सर। ओल्ड प्रोविजन है क्या सर ओल्ड प्रोविजन पे बता रहे हैं, मतलब क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर डेट लास्ट ईयर देखो, का है। डेट 18-19 है ना, इसके लिए मैं वही बोला Okay. स्टार्टिंग में कि वो ओके 18-19 है, इसके लिए आपको 180 देखना है। अगर 19-20 का क्वेश्चन आया तो आपको 240 देखना है। अगर यही सेम क्वेश्चन सिर्फ डेट चेंज करके आएगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा ना? नो लिखने का, सिंस द टोटल अमाउंट इज 2,30,000 which is less than 2,40,000, TDS is not applicable। ओके ये क्वेश्चन क्यों दिया पता है? ये क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है कि हमें दोनों का टोटल मिलके देखना है।
जैसे मैंने आपको तभी एग्जांपल दिया था ना कि रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड रेंट ऑफ मशीन, भले दोनों का टीडीएस रेट अलग है, लेकिन जो हम लोग एनुअल लिमिट चेक करते हैं वो लिमिट दोनों को मिलके हमें कंसिडर करना है। याद आया? तो यहाँ पे दोनों मिलके लिमिट एक्सीड हो गया 1,80,000 का, तो यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा। एंड 1,40,000 बिल्डिंग का रेंट है तो उसके ऊपर 10% से होगा, एंड 90,000 मशीन का, इसके लिए 90,000 पे 2% से टैक्स कट होगा। तो 14,000 प्लस 1,800, सो 15,800 आपका टोटल टीडीएस हो जाएगा। Yes, sir. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Getting. Yes, sir. सिंपल। बट देखो कैसे ट्रिकी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नहीं, छोटे छोटे, मतलब ये हर एक पार्ट पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कन्वर्ट करके वो पूछ सकते। Yes, sir. सर जूना भी क्वेश्चन आ सकता है क्या? जूना नहीं, अभी ये जूना क्यों पूछा, बिकॉज देयर इज अमेंडमेंट। तो इसके लिए मैं आपको ओल्ड न्यू दोनों प्रोविजन सिखाया कि ओल्ड क्या था वो भी याद होना चाहिए, न्यू क्या है वो भी पता होना चाहिए। जनरली ऐसा नहीं करते, बट जहाँ पे अमेंडमेंट है वहां पे पुराना पूछने का चांसेस है। अरे वाह, ओके। कम है लेकिन है सर, बराबर है। ओके अभी ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, बिकॉज इसमें छोटा छोटा बहुत सारा ट्रांजैक्शन है। ध्यान से पढ़ लो, एक 5 मिनट। 2 ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, एंड आपको 3 फिगर दिए, तो आप पूरा ध्यान से पढ़ लो, एंड फिर हम लोग टीडीएस डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ पे 3-4 डेट है, इसके लिए कंफ्यूजन हो सकता है। एक तो डेट है 10/10/18 का, जिस दिन हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपर्टी बेच दिया। उस दिन का आपको वैल्यू दिया है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया है 85 लाख एंड 20 लाख। दूसरा वैल्यू दिया है 1/7/18 का, जिस दिन आप लोगों ने क्या कर दिया, एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट के टाइम आपने 5 लाख रुपए उसको पे किया, मतलब वो चेक पेमेंट किया है। तो अगर चेक पेमेंट किया है तो हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, सिंस द अमाउंट इज पेड बाय चेक, देयरफॉर यू कैन कंसीडर डेट ऑफ एग्रीमेंट, you can consider the stamp duty value as on the date of agreement instead of stamp duty value as on the date of registration. तो भले ही आपने ट्रांसफर 10/10 को किया, हम लोग प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या पकड़ेंगे, 75 लाख पकड़ेंगे। ऑलराइट, अभी इसमें 2 चीजें हैं। एक तो है आपने 75 लाख का प्रॉपर्टी 60 में बेचा, फिर भी आपके लिए सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 60 lakh. 75 lakhs. 75 lakhs. उसके लिए हमें क्या करना है, 60 लाख जो सेलिंग प्राइस है उसका 105%, 105, हाँ वो करना पड़ेगा। लाख होता है सर, करना फिर भी नहीं किया तो difference भी चलेगा इधर, बिकॉज अमाउंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा ज्यादा है। बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा, 105% से मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो 75 लाख के हिसाब से कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। दूसरी बात, जो बायर है, तो बायर के लिए भी इतना डिस्काउंट मिला, कंसेशन मिला, अदर सोर्स, तो बायर के लिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। तीसरी बात, ये अमाउंट, प्रॉपर्टी का अमाउंट 50 लाख के ऊपर है, तो 50 लाख के ऊपर है तो यहाँ पे टीडीएस कट होगा 194 IA में। मैंने आपको 2-3 बार बोला था, प्लीज रिसेंटली नहीं किया हम लोगों ने, बट पहले मैंने 2 बार बोला था आपको, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी याद है, 50 लाख के ऊपर अगर आपका वैल्यू गया तो वो केस में जो बायर रहता है उसको टैक्स कट करना पड़ता है। अगर उसको टैक्स ऑडिट नहीं है फिर भी, हाँ टैक्स ऑडिट नहीं है तभी भी उसको टैक्स कट करना पड़ेगा। एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, देखो ये और एक सेक्शन है जहां पे विदाउट हैविंग टैन, अभी हमने स्टार्टिंग में रूल क्या देखा, टैन तो होना चाहिए, टैन नहीं रहेगा तो नो टीडीएस, मतलब टीडीएस कट नहीं कर सकते। लेकिन ये 2-3 सेक्शन के लिए डिपार्टमेंट ने परमिशन दिया है कि आपके पास टैन नहीं रहेगा फिर भी आप पूरा टैक्स कंप्लायंस कर सकते हो, लेकिन पैन होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ पैन यू कैन कंप्लीट द टैक्स कंप्लायंस। गॉट इट? तो उसको 1% से टैक्स कट करना पड़ेगा। 1% से किस अमाउंट पे करना पड़ेगा, 60 लाख पे टैक्स कट करना पड़ेगा, बिकॉज सेल कंसिडरेशन पे टीडीएस आएगा।
तो 60 लाख पे 1 तक का कितना आएगा 60,000। इतना टैक्स कट करना पड़ेगा किसको, बायर को, सुरेश। सुरेश। तो सुरेश को 60 लाख पे 1% माने 60,000 का टैक्स कट करके डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करना है। उसका क्रेडिट कौन लेगा, हरीश लेगा। ऑलराइट, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। तो हरीश के लिए कैपिटल गेन होगा 75 लाख के हिसाब से। दूसरी बात, सुरेश के लिए 15 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा। तीसरी बात, सुरेश को 1% से टैक्स कट करना पड़ेगा 60 लाख पे। तो 60 लाख का 1% 60,000 इतना टैक्स क्या होगा, हम लोग कट करके डिपॉजिट करेंगे। हरीश को कुछ नहीं लगेगा ना सर? इसको हरीश को टीडीएस नहीं करना, हरीश चुपचाप है। हरीश को वो भी उसको वो भी नहीं लग रहा है, 105% का भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो भी जो एक्सेस है वो सुरेश में जा रहा है और उसको कुछ है नहीं, उसको सिर्फ उसको हो रहा है ना 15 लाख पे वो भी टैक्स भर रहा है ना, 75 लाख की सेलिंग प्राइस पर है, ताल्लुक है ना उसका, इसलिए तो 75 अच्छा है। उसको अदर सोर्स में टैक्स होगा हरीश को भी ना? नहीं, अदर सोर्स में नहीं, कैपिटल गेन में। अच्छा हरीश कौन है, सेलर है ना? सेलर है, वही मैं बोल रहा था। जैसे बायर को वो डिफरेंस टैक्सेबल हुआ ना, क्योंकि इसको बायर ये सुरेश को, लेकिन हरीश को भी उसका इम्पैक्ट मिलेगा, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या कैपिटल गेन्स में आएगा ना राजा? अभी तो हम लोग वही बात कर लेकिन रहे सर हैं। इसको तो वो कैपिटल गेन नहीं आएगा ना, 24 महीना नहीं हुआ है, मतलब 24 महीने के कम है ये 10 ईटिंग है ना सर, तो उसको उसने कब सेल किया, दिसंबर 16। लॉन्ग टर्म का होता है ना भाई 24 महीना, शॉर्ट टर्म तो आएगा ना। हाँ तो वही ना, तो लॉन्ग टर्म में अपने तो तो उसका क्या शॉर्ट टर्म तो करना? टैक्स आएगा ना। शॉर्ट टर्म स्लैब ही जाएगा ना। अरे ठीक वो है। सवाल ही नहीं है, सवाल क्या क्या बोल रहे हैं तुम? हाँ हाँ समझा हम लोग कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं। 20% की किधर से बात आया? हमने बोला कि लॉन्ग टर्म में 20% है। नहीं व्हाट वी सेड 75 लाख एंड 60 लाख, ये दोनों का डिफरेंस चेक करो, 15 लाख का है। हाँ हाँ हाँ, तो उसको आ जाएगा बराबर, समझा सर। मतलब उसको फिर अपना सेल्स कंसिडरेशन वैसा पकड़ना पड़ेगा ज्यादा। सेल्स प्राइस 75 लाख लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितना भी है हाँ वो तो वो 40 40। लाख 40 है ना। तो कैपिटल गेन कितना होगा? यस सर, समझा। एंड जो हम लोग सेकंड बात कर रहे थे वो 105% की बात कर रहे थे। 60 लाख का 105%, 63 लाख। 63 lakhs। 63 लाख तक सेलिंग प्राइस रहता तो चलता। अभी अपना प्राइस कितने, 75 लाख है। 75, तो 15 लाख बायर को गया। तो यस बायर को भी 15 लाख टैक्सेबल एंड सेलर को भी 75 लाख हम लोग कंसिडर करें। यस सर। एंड ये हुआ पहला केस। दूसरे केस में अगर हरीश बिजनेसमैन रहता तो क्या इम्पैक्ट आता? हरीश का ये बिजनेस इनकम हो जाता। तो 60 लाख उसका सेलिंग प्राइस होता, जो भी डिफरेंस है वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाता। बिजनेस में से किधर लिखा नहीं है ना कि ये 105% वगैरह चेक करो। हाँ बराबर। तो उधर जो रेगुलर कंप्यूटेशन उसी हिसाब से होगा, लेकिन बायर के लिए तो वो टैक्सेबल होगा ही। बायर के लिए टीडीएस भी आएगा, उसको 15 लाख टैक्सेबल भी होगा। वो ई फाइलिंग में दिया है क्या सर ऐसा टीडीएस कट करने का? हाँ? अपने को ई फाइलिंग में दिया है टीडीएस किसी का कट किया तो उधर वैसा कर सकते हैं 10 के उधर बिना? ये सेक्शन, ये दो सेक्शन के लिए अलग ऑप्शन है। अच्छा आप टीडीएस पेमेंट करते हो ना, उसमें 194 IA सेक्शन चेक करो। ये सर अगर किसी को नहीं पता रहेगा, मतलब इंडिविजुअल तो को, ही इज रिस्पॉन्सिबल। देखो जो 70-80 लाख का प्रॉपर्टी बेचता है ना, ही शुड बी हैविंग कैपेसिटी टू अपॉइंट कंसल्टेंट। एग्जैक्टली।
अभी ऑनेस्टली बताओ, अगर आप 1 करोड़ का मशीन ले रहे हो, आप किसी इंजीनियर से कंसल्ट नहीं करोगे? Exactly. Yes, sir. यू माइंड पेइंग फीस फॉर हिम? हाँ सर, So एकदम why the सही। person should mind paying fees for a consultant who is providing you income tax consultants? 5-10 लाख की बात नहीं हो रही ना, 50 लाख की बात हो रही है, तो दैट पर्सन अगर वो बोलेगा अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर देन आई हैव नो वर्ड्स। तो फिर 50 एक्चुअली लाख तो सर घर ये कैसे अफोर्ड कर 50 रहा है? लाख का लिमिट इसीलिए तो रखा है ताकि इसी जो के लिए लिखा है अफोर्ड ना, कर सके। छोटे छोटे लोगों के लिए रखा ही नहीं कि वो उनको जरूरत ही रखा ही नहीं नहीं है। टैक्स कट कर। Okay. जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन है उनको ही पकड़ना है ना उनको। एंड देखो, आप बोलोगे कि 50 के नीचे का ट्रांजैक्शन दिखा नहीं, बट हर एक केस में तो ये नहीं हो सकता ना। 50-60 लाख का प्रॉपर्टी है, 70 का है, तो हम लोग एग्रीमेंट वैल्यू कम दिखा सकते। जहाँ पे 10-50 करोड़ का प्रॉपर्टी, आप थोड़ी उसको 50 लाख दिखाओगे। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Perfect. एंड जनरली सर पीपल डू कंसिडर दिस पॉइंट्स। हाँ, कंसल्टेंट को अपॉइंट करने का मतलब कंसिडर करते हैं ना? ऐसे देखो, जरूरत नहीं है, बट अगर आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप कंसल्टेंट को अपॉइंट करो। बराबर। See, ultimately it is said जेनो काम तेनो डाय, बराबर। बराबर। अभी हेयर ड्रेसर भी अपना बाल खुद नहीं काटता, तो वैसे ही हुआ ना कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वो किसी, अगर खुद को पता है तो करो, खुद को नहीं पता तो दूसरे का हेल्प ले। एंड इतना हाई फंडू नहीं है, जिसको थोड़ा दिमाग है, जो रिस्क लेने को रेडी है, वो कर सकते। Yes, sir. अभी आपको सर क्या ये लगता है, मैकेनिक जो रिपेयर करके देता है वो छोटा ही पार्ट रहता है ना, ट्विकिंग ही रहता है ना, इधर उधर करता है, वो लेता है ना 500,000 रुपए। हाँ, क्यों लेता है? बिकॉज ही इज हैविंग नॉलेज। तो वैसा है। यस सर, ये जो अदर सोर्सेज है वो सुरेश को फिर भी टैक्स आएगा ही, मतलब अदर सोर्सेज में यस, यस, सुरेश को तो अच्छा किसी भी हालत में। आएगा ही। यस, Okay. तो उसको गेन हुआ ना, बिना कुछ किए 15 लाख का बिना उसको बाद बेनिफिट हो गया। उसका बराबर। और वो गेन हरीश को हुआ है। सुरेश को सस्ता मिला ना, गेन 75 हरीश को कैसे हुआ? हरीश ने उल्टा बेचा हरीश को नुकसान हो रहा है। नुकसान हुआ हरीश को, ऐसे कैसे? 75 लाख का प्रॉपर्टी वो बेचारा 60 में बेच रहा है, प्रॉफिट कैसे होगा? हरीश आपको, सॉरी अजीत, आपका नाम में कुछ गड़बड़ हो गया ना। सर अदर सोर्स का 15 लाख हरीश को जाएगा ना? नहीं, सुरेश को जाएगा, जो बायर है। सुरेश रैना को जाएगा सुरेश खरीद रहा है अजीत भाई, बेचने का क्योंकि है। सुरेश रैना खरीद रहा है सस्ते में ना। हाँ, वो खरीदने वाला सुरेश है, बेचने वाला हरीश है। Got it? 75 लाख का प्रॉपर्टी हरीश 60 में बेच रहा है, तो हरीश को नुकसान है 15 लाख। एंड सुरेश 75 लाख का प्रॉपर्टी 60 में बाय कर रहा है, तो उसको 15 लाख का प्रॉफिट है। तो इसमें प्रॉफिट सर जिसका होगा वही टैक्स भरेगा। सर इसमें प्लानिंग कर सकता है सुरेश, कुछ अगर करना रहे तो? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। दोनों मर रहे हैं ना, क्या प्लानिंग करेगा? जब 75 में खरीदेगा तो प्लान देखो, नहीं 75 का 60 में आपने किया ट्रांजैक्शन, इससे दोनों का ही बैंड बच गया ना। वो भी है, कुछ कर नहीं सकते मतलब। 63 लाख के अंदर तक ले सकता है। ब्लैक 63 के अंदर कर सकते हो, उसके हाँ आगे ये सिर्फ ब्लैक वगैरह होता रहेगा, वैसा दिखाते रहेंगे ना। मतलब रियल लाइफ में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अभी लोग एग्रीमेंट पे कम दिखाते क्योंकि ब्लैक दे देते हैं ना सर।
तो उधर ये स्टैम्प ड्यूटी के चक्कर में पकड़े जाते रहेंगे, फिर दोनों की बैंड बच जाती रहेगी, है ना। तो फिर उन लोग कुछ प्लानिंग नहीं कर सकते ना वैसा। नहीं, हाँ, yes, वो सब इलीगल तुम्हारा बात है ना, वो लेक्चर के बाद कर। yes, लीगल बात। हाँ, लीगली जो कर सकते हो मैंने बताया। अभी इलीगली जो करना है वो इलीगली इलीगल भी कर सकते क्या सर कुछ? इलीगल में तो तुम्हें पहले से बिजनेस ओपन करके रखना पड़ेगा। इलीगल नहीं, मतलब टैक्स एंगल से करना है तो पहले बिजनेस ओपन करके रखना पड़ेगा 4 साल। उसको बिजनेस एसेट में दिखाना पड़ेगा, फिर एसेट ब्लॉक में से एक को हटाना पड़ेगा, फिर भी दूसरा बिल्डिंग रहेगा तो कैपिटल गेन नहीं होगा। समझ रहे? लेकिन ये ऐसा सडनली नहीं हो सकता, इसको 1-2 साल का प्लानिंग लगे। वही वही समझा। समझा? यस सर। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये रिया पढ़ो 15th क्वेश्चन। Apple Iron Limited paid rupees 10 lakh to a lawyer on 1st August 2018 for the professional services rendered by him to the company without deducting TDS. Again, another payment of 5 lakh was due on 31st December 2018. Company deducted tax at source before making payment on 31st December 2018 for the entire amount of rupees 15 lakhs. Tax deducted at source was, however, remitted by the company on 28th March 2019. Compute the interest chargeable under Section 201, Subsection 1A of Income Tax Act 1961. ये जो हमने दो बात किया था ना, टैक्स नॉट डिडक्टेड एंड सेकेंडली टैक्स डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, याद आ रहा है वो पॉइंट? हाँ, वो डेट और दोनों रहता है ना सर। नहीं डिडक्ट किया तो 30% नहीं क्लेम मिलेगा। क्या क्या? मतलब अगर नहीं डिडक्ट किया तो एक्सपेंस क्लेम करने को नहीं मिलता वैसा। हाँ नहीं, वो नहीं, इंटरेस्ट कितना लगे वो तो है ही, एक्सपेंस डिसअलाउ। इंटरेस्ट कितना लगेगा वो पूछा। Date तक का सर, monthly. 1% for non-deduction, and secondly deducted but not deposited, उधर 1.5% लगेगा। तो 1/8/2018 को मुझे टैक्स कट करना चाहिए था। कितना कट करना चाहिए था? 10 लाख के ऊपर 10%, मतलब 1 लाख। मैंने नहीं किया तो 1% पर मंथ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने के लिए ले। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नहीं 5 महीने के लिए। 194J के तहत जाएगा ना? यस, तहत। नहीं अरे एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन कितना है? 31st दिसंबर। तो डिले कितना हुआ? 5 months। बराबर। अभी इंटरेस्ट कितना आएगा? अभी उसको 5,000। 1 लाख पे 1% into 5। एंड सेकेंड इंटरेस्ट लगेगा, ये इंटरेस्ट प्लस दूसरा वाला इंटरेस्ट दोनों डिपॉजिट मिलके वाला 1,50,000 होना चाहिए, बराबर। तो 7,500। ये था इंटरेस्ट
ऑन टैक्स नॉट डिडक्टेड। दूसरा इंटरेस्ट जो है वो क्या आएगा, टैक्स नॉट डिपॉजिटेड। 1,50,000 1.5% for 3 months, बराबर। 3 months मतलब जैन टू मार्च आएगा।